नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने जाना है कि यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिसंबर में दिखा रहा है। तो बता दें कि इसमें हिंदी के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 80 ही नंबर के होंगे। तो दोस्तों, हिंदी की तैयारी को एक नई धार देने के लिए आज से हम हिंदी का एक रेगुलर टेस्ट आप लोगों के लिए जारी करेंगे और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार टेस्ट। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा अंतास्त व्यंजन है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी टा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ला। अंतास्त व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला और वा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ई, आ, ओ, ए। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए स्वर कंठ तालव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अनुसार किसका कार्य करता है। ए विसर्ग का, बी चंद्रबिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। तो अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है। बता दें कि अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि माँ का मेल का से भा तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुसार में बदल जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं। ए निरुनासिक, बी अनुनासिक, सी मौखिक स्वर, डी लुंठित स्वर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऊ स्वर संयुक्त स्वर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले देख ले कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जो जितने भी छोटे वाले स्वर आते हैं जैसे कि आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी या। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी या वर्ण दंत वर्ण नहीं है। बता दें कि इसके अंतर्गत दंत ध्वनियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो ता, था, दा, धा, ना, रा, ला या सा आदि ध्वनियाँ आती हैं। जैसा कि देख लें अब ता, था, दा, धा, ना, रा, ला, सा ये सब दंत वर्ण के अंतर्गत ध्वनियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विव्रत स्वर। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विव्रत स्वर। जीवा के उत्पादित उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक अग्र स्वर, नंबर दो मध्य स्वर, नंबर तीन पश्च स्वर। विव्रत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसा कि आ, जैसा कि बड़ा। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। विव्रत, अर्धविव्रत, अर्थ संवृत या संवृत। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ए अड़ा, बी ला, सी रा, डी चा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ला पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि किस प्रकार की ध्वनि है। ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन, डी दंत। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धन। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन ध्वनि है। और बात करें कि का वर्ग में कंठ वर्ग में कौन से आते हैं। तो का, खा, गा, घा, ड़ा और तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, इया और दंत में ता, था, दा, धा, ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ए बड़ा, बी छोटा ऊ, सी ए, डी ओ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले देख लें कि बड़ा आ दीर्घ स्वर, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर और ए संयुक्त स्वर जो आ प्लस ई से मिलकर बना है। ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान होता है। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान होता है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तालु। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान तालु से होता है।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महाप्राण वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ए संपृक्त ध्वनि, बी युग्मक ध्वनि, सी संयुक्त ध्वनि, डी द्वैत ध्वनि। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संपृक्त ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण संपर्क ध्वनि में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से बता दें तो इसमें ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आएगा। तो अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों को के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह, ऑप्शन डी वर्णमाला। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए बड़ा छोटी, ऑप्शन बी अंग और आहा, ऑप्शन सी री और ऊ, ऑप्शन डी अ और आ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंग और आहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? ए गा, बी झा, सी ना, डी मा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर झा। झा वर्ण का उच्चारण स्थान तालब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है उससे पहले देख लें कि कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ का वर्ग की सारी आ जाती हैं और छोटा बड़ा हा और विसर्ग में जितने होते हैं सभी आ जाते हैं कंठ में। तालु की बात करें तालु में चा वर्ग, ई छोटी और बड़ी या और सिटी वाली सा सभी आते हैं। और मूर्धन्य की बात करें तो टा वर्ग में टा वर्ग आता है और री रा और सा आता है। और दंत की बात करें तो ता वर्ग आ जाता है, ला और सा आता है। ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग आता है जितना पा फा वा भा होता है और ऊ और बड़ा ऊ आता है। कंठ तालव्य की बात करें तो ए और ए आएगा। कंठोष्ठ की बात करें तो ओ और औ आएगा। वा की बात करें तो केवल दंतोष्ठ से बोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अयोगवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से दो भाग हैं देख लें। तो सघोष तथा अघोष, सघोष तथा अघोष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धन, ऑप्शन सी तालुब, ऑप्शन डी वर्तस्य। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वर्तस्य। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण को वर्तस्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन बी मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन सी कंठ ध्वनि, ऑप्शन डी दंतोष्ठ ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा ध्वनि। अभी तक हमने ये तो पढ़ी है मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ी है। तो अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुसार, बी अनुनासिक, सी हर्ष, डी प्लुत स्वर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ए वर्ण संयोजन, बी वर्ण विच्छेद, सी संधि, डी संधि विच्छेद। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जबकि शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ए 25, बी 30, सी 20 और डी 35। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25। आप गिन भी सकते हैं। का वर्ग में का खा गा घा ड़ा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग में ता था धा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगला टेस्ट बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।